दिल्ली, नोएडा और गाजियाबाद के 100 से ज्यादा स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी पर आज हम एक बड़ा खुलासा करने जा रहे हैं। जी न्यूज की पड़ताल में जो सबूत और लिंक मिले हैं, उससे सवाल खड़े होते हैं कि इस धमकी के पीछे कहीं आतंकी संगठन आईएसआईएस का हाथ तो नहीं है। क्या भारत के खिलाफ अब पैनिक जिहाद छेड़ा जा रहा है? पैनिक जिहाद एक ऐसा जिहाद है जिसमें हथियार के तौर पर ईमेल या फोन कॉल का इस्तेमाल किया जाता है, खून खराबे की धमकी दी जाती है और टारगेट किया जाता है बच्चों को, स्कूलों को, भीड़ को, यानी ऐसी जगहों को जहां भारी तादाद में लोगों का आना जाना होता है। ये स्कूल, कॉलेज, मार्केट, मॉल, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, कुछ भी हो सकता है। दिल्ली और आसपास के स्कूलों में आज इसी तरह का पैनिक जिहाद छेड़ा गया। ईमेल के जरिए स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई और उसके बाद स्कूल के शिक्षक, बच्चे, उनके परिवार परेशान होते रहे। अफरा तफरी जैसे हालात बन गए। पुलिस प्रशासन भी सख्ते में आ गया। हालांकि अच्छी बात यह रही कि किसी भी स्कूल में बम या विस्फोटक बरामद नहीं हुआ, यानी ईमेल वाली धमकी गलत साबित हुई। लेकिन इस धमकी की गंभीरता सुरक्षा एजेंसियों को भी समझनी पड़ेगी, क्योंकि खतरा बड़ा है और इसे नजरअंदाज करना हमें भारी पड़ सकता है। इस सवाल को गंभीरता से लेने की जरूरत है, और वो इसलिए क्योंकि इसका सीधा संबंध आपकी सुरक्षा से है। सोचिए, अगर यह धमकी सच हो जाती तो क्या होता? एक मिनट के लिए आप सिर्फ यह सोचकर देखिए कि अगर दिल्ली और उसके आसपास के उन स्कूलों में जहां पर ईमेल के जरिए धमकी दी गई थी, वहां बम धमाके हो जाते तो कितनी बड़ी तबाही हो सकती थी। जी न्यूज के पास वो ईमेल भी है जो स्कूलों को भेजा गया था। इस ईमेल को हम आपको दिखाते हैं, जरा देखिए, हम आपको दिखाते हैं। हमने आपके लिए धमकी वाले ईमेल को डिकोड किया है और हमने आपको हमले वाले इस ईमेल को डिकोड करके 5 बड़ी बातें ढूंढी हैं जो इस बात का इशारा कर रही हैं कि इसके पीछे कट्टरपंथी या आतंकी संगठन का हाथ हो सकता है। इसका पहला शब्द क्या है, जरा देखिए। पहला शब्द है जिहाद। विदेश से भेजे गए धमकी वाले ईमेल में लिखा है, बचपन से हमारे दिल में जिहाद की आग जल रही है। ईमेल का दूसरा शब्द है इस्लाम। इसमें लिखा है, खुदा ने इस्लाम के दुश्मनों को खत्म करने का हमें मौका दिया है। तीसरा शब्द है काफिर। काफिरों को खुदा की बनाई आग में झोंक दो, यानी जो कि गैर मुस्लिम हैं, उन्हें आग में झोंकने की धमकी इस ईमेल के जरिए दी गई है। चौथा शब्द क्या है? अल्लाह और इंशाअल्लाह। इसका जिक्र ईमेल में 7 बार किया गया है। एक जगह लिखा है, छत की तरफ देखो, हम इस छत को गिरा देंगे और तुम्हें इसके नीचे दफना देंगे। यह बात दिल्ली और आसपास के स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों और पढ़ाने वाले शिक्षकों के लिए कही गई है। और पांचवा शब्द है मार डालो। यह भी लिखा गया है। कुरान की आयतों का जिक्र करते हुए ईमेल की शुरुआत में ही लिखा है, तुम जहां भी मिलो उन्हें मार डालो और उनका पीछा करो, उन्हें उन जगहों से भगाओ जहां से उन्होंने तुमको भगाया था। तो ऐसी बातों का मतलब क्या है? काफिर, मरने, मारने और आग में झोंकने की धमकी देने वाले वो कौन लोग हो सकते हैं? ये एक बड़ा सवाल है। अब इसका पता दिल्ली पुलिस लगा रही है, गृह मंत्रालय भी अलर्ट पर है, इंटरपोल की भी मदद ली जा रही है। अब तक की पड़ताल में यह बात सामने आई है कि धमकी विदेश से आई है, रूस के डोमेन से यह ईमेल किया गया। लेकिन जी न्यूज की पड़ताल में शक की सुई आतंकी संगठन आईएसआईएस की तरफ घूम रही है। ऐसा क्यों? इसके पीछे कोई 1-2 वजह नहीं है, बल्कि 5 बड़ी वजह है। जरा देखिए हमारी ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। धमकी के पीछे कहीं आईसिस तो नहीं? इस सवाल की पहली वजह है ईमेल आईडी SAWARIIM, यानी swarim@mail.ru। इस ईमेल आईडी से दिल्ली, नोएडा के स्कूलों में बम रखे जाने की धमकी दी गई थी। ये एक रशियन डोमेन है, लेकिन इस ईमेल आईडी का जो पहला शब्द है वो है स्वारिम। सवारिम, यह शब्द आईएसआईएस के गाने में भी है। सलिल अल सवारिम, इस गाने को साल 2014 में बगदादी ब्रिगेड ने लॉन्च किया था। सवारिम शब्द का मतलब होता है तलवारों की टक्कर, और मारकाट और खून खराबे का इस गाने में भरपूर जिक्र है और इसका इस्तेमाल आईएसआईएस अपने प्रोपेगेंडा, प्रचार वीडियोस में और साहित्य में खूब करता रहा। दूसरी वजह है 5 महीने में ऐसी तीसरी धमकी है। दिल्ली के स्कूलों में जिस तरह बच्चे, परिवार और शिक्षकों में अफरा तफरी मचाई गई, ये अपनी तरह का पहला ऐसा केस नहीं है। इसी तरह बेंगलुरु और चेन्नई में भी
स्कूलों को धमकी भरे ईमेल किए गए थे। 1 दिसंबर 2023 को बेंगलुरु के 68 स्कूलों को ईमेल भेजकर बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी। इस ईमेल का पहला शब्द था खारिजाइट्स। खारिजाइट्स का मतलब होता है वो लड़ाके जो अली के साथ लड़े थे। लेकिन बाद में आईएसआईएस की सोच ने इस शब्द को भी अपना लिया और इसका अपने तरीके से इस्तेमाल करने लगा। यानी कहीं न कहीं सवारिम और खारिजाइट दोनों शब्दों का ताल्लुक आईएसआईएस से है। इतना ही नहीं, चेन्नई में भी बीते कुछ महीनों के अंदर इस तरीके की कई घटनाएं सामने आई हैं जहां ईमेल भेजकर बम से उड़ाने की धमकियां दी गई। तीसरी वजह है आईसिस स्कूलों को पहले भी बना चुका है निशाना। स्कूलों को टारगेट करना, बच्चों को निशाना बनाना, ये सब बुज़दिल आईसिस के मॉड्यूल का हिस्सा हैं। उसके लिए मासूमों की जान की भी कोई कीमत नहीं है और इसे वो कई बार दिखा चुका है। आज से करीब 11 महीने पहले अफ्रीकी देश युगांडा में एक स्कूल को आतंकी हमले का निशाना बनाया गया था। इस हमले में 41 बच्चे मारे गए थे। स्कूल को टारगेट करने वाले इन आतंकी और उनके संगठनों का रिश्ता भी आईएसआईएस से ही था। चौथी वजह है दिल्ली में आईसिस मॉड्यूल के सबूत। ये चेहरा शायद आप भूल गए होंगे, ये मोहम्मद शाहनवाज है। यह आईसिस का टॉप टेररिस्ट है जो दिल्ली में बड़े आतंकी हमले की साजिश रच रहा था। शहनवाज की गिरफ्तारी करीब 7 महीने पहले हुई थी। अक्टूबर 2023 में शहनवाज के साथ साथ 2 और आतंकवादियों को पकड़ा गया था। इनसे हुई पूछताछ में इस बात का खुलासा हुआ था कि ये सब मिलकर एक बड़े आतंकी हमले को अंजाम देने की फिराक में है। पांचवी वजह, साइबर ताकत बढ़ाना चाहता है आईसिस। बगदादी की मौत के बाद दम तोड़ते आईसिस को फिर से जिंदा करने के लिए यह आतंकी संगठन छटपटा रहा है। उसकी नजर भारत पर है, भारत के युवाओं पर है, खासकर ऐसे युवाओं पर जो साइबर एक्सपर्ट्स हों, जो टेक्नोलॉजी की मदद से टेरर फैलाने में काम आ सकें। आपको याद होगा कि इसी साल मार्च में आईआईटी गुवाहाटी से इंजीनियरिंग कर रहे एक लड़के को पकड़ा गया था जो आईएसआईएस में शामिल होने के लिए अफगानिस्तान जाने की फिराक में था। खास बात यह है कि यह लड़का भी दिल्ली का ही रहने वाला था। कई सुरक्षा विशेषज्ञ मानते हैं कि दिल्ली के स्कूलों में जिस तरह से ईमेल भेजकर धमकी दी गई, ये शरारत नहीं, साजिश है। अफरा तफरी का माहौल हो गया था और ये मुझे लगता है कि एक प्रकार से पैनिक फैलाने की नीयत से सब कुछ किया गया। यह भी संभव है कि कुछ ऐसे तत्व हों जो नहीं चाहते हैं कि इस बार के इलेक्शंस शांतिपूर्वक संपन्न हो जाएं देश में। दिल्ली पुलिस और देश की तमाम सुरक्षा एजेंसियां 100 से ज्यादा धमकी वाले ईमेल का पूरा बैकग्राउंड जब खंगालेंगी तो हो सकता है कई और खुलासे हों। दिल्ली से बलराम पांडे, राजू राज और अनुष्का गर्ग के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो इस रिपोर्ट को देखने के बाद आपको यह पता चल गया होगा कि क्यों हम इस धमकी को आईएसआईएस से जोड़कर दिखा रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि सुरक्षा एजेंसियां भी इस रिपोर्ट को देखने के बाद पहले से ज्यादा सावधान होंगी, लेकिन आपको भी सावधान रहना पड़ेगा। एक परिवार के लिए यह कितनी मुश्किल घड़ी होती है, इसे मैं भी समझ सकता हूं। इस धमकी की वजह से बच्चों और परिवारों को भी परेशानी झेलनी पड़ी। स्कूल में बम लगा, बम फिर मैं फटाफट दौड़ गया। पता नहीं मैम, हमें तो मैसेज किया कि बच्चों को आके ले जाओ। बम की खबर मिली, मेल के जरिए मिली, उसके बाद डॉग स्क्वाड की टीम यहाँ पर आपको जरूर नजर आ रही है। वो तो भय तो रहेगा ही रहेगा, तो सब बच्चों को लेने भगे, वैसे सभी आ ही रहे हैं कि अभी कुछ देर पहले मैसेज आया था कि स्कूल में बॉम्ब प्लांट्स हैं। दिल्ली के सिर्फ 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 50 से ज्यादा स्कूलों में इस तरीके के जो मैसेज है वो भेजे गए हैं। बॉम्ब बताया गया कि बॉम्ब की शिकायत है, तभी से वहां से ये फैलती गई खबर। मैं जब स्कूल के पास आया तो देखा यहाँ पे बहुत सारी पुलिस और वैन खड़ी थी।
आपसे हमारी अपील है कि अपने बच्चों को यह सिखाकर स्कूल भेजिए कि अगर क्लासरूम, स्कूल कैंपस या बस में कोई संदिग्ध सामान दिखे तो तुरंत उसकी सूचना क्लास टीचर को दें या पुलिस को इन्फॉर्म करें। घबराएं नहीं, हिम्मत से काम लें। हमारी सुरक्षा एजेंसियां जांच में जुटी हुई हैं, उन पर हमें भरोसा रखना चाहिए और कल फिर से स्कूल जाने की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। पैनिक जिहाद के बाद अब हम वोट जिहाद पर एक्शन की खबर आपको दिखाएंगे। कल हमने आपको दिखाया था कि कैसे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद की भतीजी ने वोट जिहाद छेड़ने की बात कही थी और यह खबर हमने आपको दिखाई थी। अब इस मामले में एक्शन लिया गया है। सलमान खुर्शीद समेत भतीजी मारिया आलम पर एफआईआर दर्ज हो गई है। यह एफआईआर कायमगंज कोतवाली में दर्ज हुई है। आचार संहिता उल्लंघन के मामले में एफआईआर खुद चुनाव आयोग ने कराई है। आपको यह बता दें कि मारिया आलम खान ने कहा था कि एक साथ होकर वोटों का जिहाद करो। उन्होंने साफ कहा कि हम सिर्फ वोटों का जिहाद कर सकते हैं। अब बीजेपी ने इस बयान पर खुलकर प्रहार किया है। विपक्ष के कुछ लोग वोट जिहाद की बात कर रहे हैं। ये जिहाद की बात करने वालों को मैं बोलूंगा, भारत का भविष्य जिहाद या फसाद से तय नहीं होगा। ये देश किसी फतवे या फरमान से नहीं, भारत के संविधान, बाबा साहब अंबेडकर के दिए संविधान से चलता है। नरेंद्र मोदी जी की सरकार सबका साथ सबका विकास इसी मूल मंत्र के साथ चलती है। फतवे और जिहाद के दिन चले गए हैं, लोग जागरूक हो चुके हैं। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पश्चिम बंगाल के चुनावी रण में उतर गए। मंगलवार को उन्होंने पश्चिम बंगाल में ताबड़तोड़ रैलियां की, लेकिन इस बीच बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमला हो गया। योगी आदित्यनाथ बहुत ही गुस्से में दिखे। उन्होंने बंगाल की धरती से ममता सरकार को ललकारते हुए ये आरोप लगाए तो प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी देते हुए बीजेपी के पक्ष में वोट डालने की अपील भी योगी आदित्यनाथ ने की। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के समर्थकों पर हमला हुआ। यूपी के मुख्यमंत्री उन्होंने बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर आरोप लगाते हुए कहा कि वो हिंदू विहीन बंगाल बनाने की साजिश रच रही है, जबकि गारंटी देते हुए कहा कि बीजेपी सोनार बांग्ला बनाना चाहती है। आज बंगाल लहूलुहान हो रहा है, जबकि बीजेपी बंगाल को दंगा मुक्त बनाना चाहती है। ममता राज में बंगाल के भीतर माफियाओं को संरक्षण मिलने की बात भी योगी आदित्यनाथ ने कही और साथ ही पूरे उत्साह के साथ अगले 5 चरणों में मतदान करने की अपील भी की। जाहिर है, जिस तरह से बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं पर हमला हो रहा है, उससे अब सियासी जंग और तेज होगी। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। योगी आदित्यनाथ बेहद आक्रोश में हैं। बंगाल में ममता दीदी के राज में हो रही हिंसा, दंगे और तोड़फोड़ पर वो जमकर बरस रहे हैं। मंगलवार को बंगाल में कई ताबड़तोड़ रैलियों के दौरान बीजेपी समर्थकों पर उस वक्त हमला हो गया जब यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुर्शिदाबाद में चुनाव प्रचार खत्म कर लौट रहे थे। बस के टूटे शीशे, ड्राइवर का टूटा कैबिन, टूटी फूटी दिख रही बस और बीजेपी का झंडा बता रहा है कि हमला कितने जोरदार तरीके से किया गया। बीजेपी का आरोप है कि कार्यकर्ताओं से भरी बस पर पथराव किया गया था। बीजेपी ने हमले का आरोप टीएमसी पर लगाया है। দেখুন গাড়ি ভাঙচুর, গো ব্যাগ, কালো পতাকা দেখানো, এখানেও শুরুর সময় পাথর ছুঁড়েছে। এটা নতুন কিছু নয়। এই রাক্ষসী শক্তি যখন ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে, উৎপাত বাড়ছে। আপনি দেখুন 4 তারিখ আস্তে আস্তে सब ठंडा हो जाएगा। बीजेपी का दावा है कि हमलावरों ने कपड़े से अपना मुंह छिपाया हुआ था। पथराव में बीजेपी मंडल महासचिव भी जख्मी हुए हैं। बीजेपी इसे साजिश बता रही है तो टीएमसी बीजेपी पर बंगाल को बदनाम करने का आरोप लगा रही है। এখানে এসে প্রতিদিন যারা বাংলাকে অপমান করছে, আগামী দিন প্রতিবাদের মাধ্যমে, প্রতিরোধের মাধ্যমে, প্রতিশোধের মাধ্যমে আমাদের জবাব দিতে হবে। योगी आदित्यनाथ पूरी गर्जना के साथ पश्चिम बंगाल की ममता सरकार और टीएमसी पर बंगाल को हिंदू विहीन करने की साजिश रचने का आरोप लगा रहे हैं। गर्व से कहो हम हिंदू हैं, वह बंगाल आज हिंदू विहीन करने की साजिश का शिकार कैसे हो रहा है। आज का बंगाल वह सोनार बांग्ला नहीं है। इस बंगाल को दंगों की आग में कुत्सित झोंकने का कुत्सित जो प्रयास हो रहा है ना। वैसे ममता बनर्जी बंगाल की हालत पर हमेशा बीजेपी को जिम्मेदार ठहराती आई हैं। अन्नपूर्णा पूजो माता को हम श्रद्धा करते हैं और ये लोग किसका नाम पे आपको नाम है दांगा करने चाहता है।
खास बात यह भी है कि आज ही मुर्शिदाबाद में बम से भरा हुआ बैग बरामद हुआ है। वैसे योगी आदित्यनाथ यूपी की कानून व्यवस्था का गुणगान करते हुए ममता बनर्जी पर संदेश खाली के मुद्दे पर भी तीखा हमला बोल रहे हैं। अगर ये दंगाई उत्तर प्रदेश में इस प्रकार से अत्याचार करते, अब तक मैं इनको लटका करके, उल्टा लटका करके ठीक कर देता, और वह हाल इनके कर देते कि इनकी 7 पीढ़ियां भूल जाती कि दंगा कैसे होता है। आपको बता दें कि 2 चरणों के चुनाव हो चुके हैं और अब अगले 5 चरण में बीजेपी के स्टार प्रचारक खुद भी बंगाल की धरती पर सोनार बांग्ला के लिए कमाल खिलाने को लेकर प्रचार कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। 2 चरणों के चुनाव के बाद चुनावी लड़ाई शिव बनाम राम की हो गई है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के शिव और राम पर दिए गए बयान ने बीजेपी को कांग्रेस पर फिर हमला बोलने का मौका दे दिया है। कांग्रेस जहां राम से शिव की सियासी जंग की बात कर रही है, तो वहीं बीजेपी ने इसे भगवान राम का अपमान बताया है। सवाल है कि क्या राम को शिव से लड़ाकर चुनावी जंग जीतने की कोशिश हो रही है? इनका भी नाम शिव कुमार, अबे बराबर है, राम का मुकाबला कर सकता है। तो सुना आपने, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस उम्मीदवार के लिए चुनाव प्रचार करते करते बीजेपी को हमला बोलने का नया मौका दे गए। दरअसल कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा लोकसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार शिव कुमार डहरिया के प्रचार कर रहे थे और यहाँ उनके बयान पर बीजेपी हमलावर हो गई। बीजेपी का आरोप क्या है, उससे पहले एक बार फिर ये पूरा बयान सुनिए। अभी नाम शिव कुमार, अबे बराबर है, राम का मुकाबला कर सकता है, क्योंकि ये शिवा है। मेरा भी मल्लिकार्जुन बोले तो मैं भी शिवा हूँ। ऐसे धार्मिक बातें करके लोगों को फंसाओ मत। अब ये बयान सियासी भूचाल ले आया है। बीजेपी ने कांग्रेस पर सीधे सीधे आरोप लगाया है कि कांग्रेस अब भगवानों को बांटने की कोशिश कर रही है। मल्लिकार्जुन साहब, नाम नैन सुख आंख का अंधा, ये कविता है। और आप जब टुकड़े टुकड़े गैंग का साथ देते हैं, जब आप राम के अस्तित्व को नकारते हैं, जब राम सेतु को नकारते हैं, तो आपके नाम में कुछ नहीं बच जाता। आप केवल टुकड़े टुकड़े गैंग के समर्थक रह जाते हैं। जाहिर है बीजेपी और कांग्रेस में अब खड़गे के बयान के बाद नया संग्राम छिड़ गया है। अगर उनको कोई आपत्ति है तो शिकायत करें, बस। उन्होंने कुछ गलत बात नहीं कही और हमारे कैंडिडेट का नाम ही शिव है। शिव को जो जानता नहीं वही ऐसा बोल सकता है, ये भी शिव का अपमान है। सवाल यह है कि क्या राम को शिव से लड़ाकर कांग्रेस जीतने की रणनीति पर काम कर रही है? क्या मल्लिकार्जुन खड़गे के इस बयान में राम विरोध नहीं है? क्या चुनाव मैदान में बांटने की राजनीति जरूरी है? वैसे बीजेपी भी कांग्रेस पर राम विरोधी होने का आरोप लगातार बढ़ती आई है। चाहे राम मंदिर निर्माण की तारीख पर कांग्रेस का प्रहार हो या प्राण प्रतिष्ठा के दौरान अयोध्या से मुंह फेरने की बात हो, कांग्रेस ने बीजेपी को बोलने का मौका दिया। दूसरी ओर हाल ही में मार्च के महीने में राहुल गांधी महाकाल की नगरी उज्जैन में भगवान शिव के दर्शन करने गए थे और खुद को शिव भक्त बताया था, जबकि इसके पहले रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद कहा था कि राम की कोई लहर है ही नहीं। ऐसी कोई बात नहीं है कि लहर है, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने आपको उस दिन भी बताया, ये बीजेपी का एक पॉलिटिकल प्रोग्राम है। बीजेपी के मुताबिक इस चुनाव में राम की लहर है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी चुनावी मैदान से कांग्रेस पर राम विरोधी कहकर उन पर तंज कस रहे हैं। निमंत्रण भी भेजा, लेकिन कांग्रेस के 7वें आसमान के अहंकार ने वो अपने आप को राम से भी बड़ा मानते हैं, प्रभु राम से भी बड़ा मानते हैं, और उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम का निमंत्रण ठुकरा दिया। कांग्रेस अच्छे से जानती है कि अगले 5 चरणों में चुनाव मैदान में कड़ी टक्कर मिलने वाली है। ऐसे में इस तरह के सियासी बयान के मतलब भी निकाले जा रहे हैं। मेरा भी मल्लिकार्जुन बोले तो मैं भी शिवा हूँ।
देखना यह है कि अब राम और शिव के नाम पर चुनावी संग्राम किस दिशा में बढ़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। राम का मुकाबला कर सकता है। और आइए अब आपको बताते हैं 24 के चुनाव में हिंदू देवी देवताओं के नामों का जिक्र कैसे कई बार हो रहा है। एक बार नहीं हो रहा है, कई बार हो रहा है। भगवान शिव का नाम पहली बार चुनाव मैदान में लिया जा रहा है और इस पर कांग्रेस और बीजेपी आपस में भिड़ गए। इससे पहले शक्ति नाम लिया गया था और शक्ति को लेकर बीजेपी कांग्रेस में घमासान मच गया था उस वक्त। जबकि भगवान राम और रामलला को लेकर तो सियासी बयानबाजी आप दर्शकों से सियासी मैदान में सुन रहे होंगे। यही नहीं, माता सीता के मुद्दे पर भी कई बार राजनीति हो चुकी है और महाराष्ट्र में भगवान हनुमान पर भी शिवसेना और बीजेपी आमने सामने आ चुके हैं। जबकि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने दुर्गा पूजा को लेकर जमकर राजनीति की, जिसका जवाब देने के लिए खुद बीजेपी मैदान में उतर आई। अब सवाल है कि क्या इसके बगैर राजनीति हो सकती है? गाजा युद्ध को 208 दिन हो चुके हैं। युद्ध हमास और इजराइल के बीच है, लेकिन इस लड़ाई के कारण अमेरिका में घमासान मचा हुआ है। तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। अमेरिका के कई विश्वविद्यालयों के छात्र अपने देश के ही खिलाफ खड़े हो गए। वो फिलिस्तीन के समर्थन में बीते 2 हफ्ते से प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शनकारी छात्रों ने तो कई शिक्षण संस्थाओं को अपने कब्जे में ले रखा है। प्रदर्शनकारियों के हटाने के लिए यूनिवर्सिटीज में पुलिस को बुलाना पड़ रहा है। अमेरिकी छात्रों को गिरफ्तार कर रही है, उन्हें पीट रही है। जो अमेरिका दूसरे देशों को नसीहत बांटता फिरता है, वो अपने ही छात्रों से अपराधियों जैसा व्यवहार कर रहा है। अमेरिका में फिलिस्तीन समर्थक छात्रों का प्रदर्शन वहां 25 से ज्यादा शिक्षण संस्थाओं तक फैल चुका है। प्रदर्शनकारी छात्र यूनिवर्सिटीज, कॉलेज में टेंट लगाकर बैठे हुए हैं, जिससे वहां पर पढ़ाई ठप हो गई है, पढ़ाई रुक गई है। अब तो सवाल यह भी उठ रहा है कि क्या यूनिवर्सिटीज के बाद प्रदर्शनकारी व्हाइट हाउस में जाकर घुसेंगे? ये अमेरिका की पुलिस है जो एक बिल्डिंग में खिड़की से दाखिल होने की कोशिश कर रही है। बिल्डिंग के बाहर बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात है। इस बिल्डिंग के अंदर आतंकी नहीं, छात्र मौजूद हैं। यह अमेरिका की सबसे प्रतिष्ठित कोलंबिया यूनिवर्सिटी है, जिसे पिछले 2 हफ्ते से फिलिस्तीन समर्थक छात्रों ने अपने कब्जे में ले रखा था। न्यूयॉर्क पुलिस ने जिहादी मानसिकता वाले छात्रों के कब्जे से कैंपस को आजाद कराने के लिए ऑपरेशन चलाया। ऑपरेशन के दौरान पुलिस ने सैकड़ों छात्रों को गिरफ्तार किया, उन्हें हथकड़ी पहनाकर अपने साथ ले गई। गिरफ्तारी से बचने के लिए छात्रों ने पुलिस पर हमला तक किया। छात्रों ने पहले कैंपस के बाहर टेंट लगाकर कब्जा किया था, बाद में यूनिवर्सिटी हॉल को भी कब्जे में ले लिया था। पुलिस ने इसे प्रदर्शनकारियों के कब्जे से मुक्त करा दिया। फिलिस्तीन समर्थक न्यूयॉर्क की सड़कों पर भी घूम रहे हैं। हो सकता है कि कुछ दिनों में वो न्यूयॉर्क की सड़क पर ही कब्जा कर ले। अमेरिका की एक और यूनिवर्सिटी जंग का मैदान बनी हुई है। इन छोटे छोटे टेंट्स में प्रदर्शनकारी हैं और उनके सामने बड़ी संख्या में पुलिस है। अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया एंड लॉस एंजलिस भी फिलिस्तीन समर्थकों के कब्जे में है। पुलिस ने इन्हें हटाने की कोशिश की, लेकिन यहां भी छात्र पुलिस से भिड़ जा रहे हैं। अमेरिका के जिन कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज में छात्रों के हाथों में किताबें होनी चाहिए, वहां फिलिस्तीन समर्थन में पोस्टर और झंडे लहरा रहे हैं। यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर की जगह पुलिस फोर्स घूम रही है। यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास में भी फिलिस्तीन समर्थकों का कब्जा है। बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी छात्र पिछले 2 हफ्ते से कैंपस में कब्जा जमाए बैठे हैं।
अमेरिका इन दिनों सबसे बड़े छात्र आंदोलन का सामना कर रहा है। 2 दर्जन से ज्यादा विश्वविद्यालयों में छात्रों का प्रदर्शन हो रहा है। प्रदर्शनकारी छात्र सिर्फ मुस्लिम धर्म के नहीं हैं, इनमें अमेरिकी छात्रों के साथ साथ विदेशों से आए छात्र भी हैं। प्रदर्शनकारी छात्र इजराइल हमास युद्ध के खिलाफ हैं और इजराइल को गाजा में नरसंहार का दोषी मान रहे हैं। छात्रों की डिमांड है कि अमेरिका की शिक्षण संस्थाएं इजराइल से आर्थिक रिश्ते तोड़ दें। अमेरिका की कई यूनिवर्सिटीज को इजराइल से आर्थिक मदद मिलती है। अमेरिकी यूनिवर्सिटीज में इजरायली कंपनियों के शेयर भी हैं। छात्रों की डिमांड है कि उन शेयरों को बेच दिया जाए। अमेरिका में फिलिस्तीन के समर्थन में प्रदर्शन की शुरुआत कोलंबिया यूनिवर्सिटी से ही हुई थी, जो अब तक 2 दर्जन से ज्यादा विश्वविद्यालयों और संस्थाओं तक पहुंच चुकी है। जिस तरह से प्रदर्शनकारियों ने यूनिवर्सिटीज को अपने कब्जे में ले रखा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि अब बारी अमेरिकी राष्ट्रपति के घर की है। कहीं फिलिस्तीन समर्थक व्हाइट हाउस पर कब्जा ना कर लें। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और ये पहली बार नहीं, जब अमेरिका किसी जंग में सीधे या फिर अप्रत्यक्ष तौर पर शामिल हुआ, उसका अपने ही देश के अंदर विरोध हुआ है। 60 के दशक में वियतनाम से युद्ध के दौरान भी अमेरिका में प्रदर्शन हुए थे। तब 50,000 से ज्यादा प्रदर्शनकारी व्हाइट हाउस पहुंच गए थे। इसके बाद 2003 में इराक में युद्ध के दौरान भी अमेरिका में बड़े प्रदर्शन हुए थे। तब व्हाइट हाउस के बाहर 10,000 प्रदर्शनकारी पहुंच गए थे। अब गाजा युद्ध के दौरान अमेरिका के अंदर प्रदर्शन हो रहे हैं। यूनिवर्सिटीज पर प्रदर्शनकारी छात्रों ने कब्जा कर लिया है। सवाल यह है कि क्या इस बार भी व्हाइट हाउस के बाहर छात्र प्रदर्शन करेंगे? अब देश के दुश्मनों के लिए एक बुरी खबर आई है। आज भारत ने एक ऐसे हथियार का सफल परीक्षण किया है जिससे चीन और पाकिस्तान की नौसेना पर बड़ा खतरा मंडराने लगा है। दुनिया में अपनी तरह का यह अनोखा वेपन है जो समंदर में भारतीय सेना को सुपरसोनिक स्ट्राइक की क्षमता देगा। +2, +3 और इसीलिए हम यह कह रहे हैं कि चीन पाकिस्तान के लिए सबमरीन बनाएगा तो भारत उसे उड़ाएगा, क्योंकि आप जिस मिसाइल की तस्वीरें देख रहे हैं असल में यह एक 2-in-1 हथियार है और इसका नाम है स्मार्ट। यह आधी मिसाइल है और बाकी टॉर्पीडो है। मिसाइल इसे तेज रफ्तार से समंदर के किसी भी इलाके में पहुंचा देगी और इसमें मौजूद टॉर्पीडो समंदर की लहरों के नीचे मौजूद दुश्मन पनडुब्बी को निशाना बना देगा। सीधे सीधे कहिए तो अब महासागर का बड़ा इलाका भी भारत से बचने की गारंटी नहीं है, क्योंकि शत्रु चाहे कितना भी दूर हो, यह मिसाइल उसे समंदर में छिपने नहीं देगी, ढूंढकर उसे खत्म कर देगी। पाकिस्तान की कोशिश भारतीय नौसेना को चैलेंज करने की, इसलिए पाकिस्तान ने चीन से 8 सबमरीन खरीदने का समझौता किया है। पर मेड इन चाइना पनडुब्बियां भारत के स्मार्ट हथियार के आसान शिकार बने। +1, +2, +3 समंदर में चीन पाकिस्तान की नौसेना में ऐसे ही धमाके होने वाले हैं। Now, +1, +2, +3 भारत ने सुपरसोनिक मिसाइल से तेज रफ्तार में टॉर्पीडो डिलीवरी सिस्टम का सफल परीक्षण किया है। ओडिशा में डीआरडीओ की टीम ने इस हथियार को लॉन्च किया। इसे भारतीय नौसेना के लिए डिजाइन और डेवलप किया गया है, जिससे समंदर में भारत की ताकत और मजबूत होगी। इसका नाम है स्मार्ट। आसान शब्दों में कहे तो एक मिसाइल की मदद से टॉर्पीडो को 650 किलोमीटर दूर समंदर में तेजी से पहुंचाया जा सकता है। फिर मिसाइल में से एक टॉर्पीडो पैराशूट की मदद से समंदर में पहुंचेगा। वो टॉर्पीडो उस इलाके में मौजूद दुश्मन के जहाज या पनडुब्बी का पता लगाकर उसको निशाना बनाएगा।
टॉर्पीडो को अक्सर हेलीकॉप्टर, युद्धपोत, पनडुब्बी या फिर एयरक्राफ्ट से लॉन्च किया जाता है और सामान्यतः टॉर्पीडो की रेंज और स्पीड इतनी ज्यादा नहीं होती है। स्मार्ट की मदद से समंदर में काफी दूर मौजूद किसी पनडुब्बी को टारगेट करना आसान होगा। इसके निशाने पर दुश्मन नौसेना के सभी युद्धपोत और पनडुब्बियां होंगी। पाकिस्तान को इस टॉर्पीडो की खबर से जरूर शॉक लगा होगा। क्योंकि पाकिस्तान के लिए चीन में हंगोर क्लास की 8 सबमरीन बनने जा रही हैं। 26 अप्रैल को वुहान के एक शिपयार्ड में पनडुब्बी पर काम शुरू हो गया है और 2028 तक पाकिस्तान ने इस पनडुब्बी को अपनी नौसेना में शामिल करने का लक्ष्य रखा है। इन पनडुब्बियों की तुलना भारत की स्कॉर्पियन क्लास से की जाती है, पर बड़ा अंतर यह है कि चाइनीज पनडुब्बियों में लगे हथियारों को कभी किसी युद्ध में टेस्ट नहीं किया गया है, यानी वो कितने कारगर हैं ये खुद पाकिस्तान भी नहीं जानता। जब तक पाकिस्तान की पनडुब्बियां बनेगी तब तक भारत में स्मार्ट तैयार और तैनात हो जाएगा, यानी समंदर में पाकिस्तानी पनडुब्बियों के लिए छिपने की जगह नहीं बचेगी। चीन से आई अगली खबर भी इसी टॉर्पीडो से कनेक्टेड है। चीन ने आज अपने तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर फुजियान का शंघाई में पहला समुद्री ट्रायल शुरू किया है। नई पीढ़ी के एयरक्राफ्ट कैरियर फुजियान को चीन में ही तैयार किया गया है। 80,000 टन वजनी इस कैरियर को अमेरिका के विमान वाहक जहाजों की टक्कर का बताया जा रहा है। इससे पहले चीन ने अपना पहला विमान वाहक सोवियत संघ के एक पुराने शिप को बनाया था। दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर सोवियत संघ के डिजाइन पर आधारित था और तीसरे कैरियर की मदद से चीन खुद को दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना बनाना चाहता है, पर यह इतना आसान नहीं होगा। आजकल स्मार्ट टॉर्पीडो और ब्रह्मोस मिसाइलें समंदर में किसी भी युद्धपोत और पनडुब्बियों के लिए बड़ा खतरा है, यानी नई तकनीक के बावजूद इनसे बचना मुश्किल होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। पाकिस्तान पहली बार एक ऐसा काम करने जा रहा है जो अब तक धरती के किसी देश ने नहीं किया है। इस्लामाबाद की सरकार ने चांद पर अपना कटोरा भेजने की तैयारी की है। चीन के सामने हाथ फैलाकर मून मिशन में पाकिस्तान के शामिल होने की पूरी खबर आज हम आपको दिखाएंगे। चीन का मून मिशन चांगी 6 शुक्रवार को लॉन्च होगा और कटोरे की कामयाबी से इस मिशन के साथ पाकिस्तान चांद पर पहुंचेगा। चीन का मून मिशन चांगी 6 शुक्रवार को लॉन्च होगा और कटोरे की कामयाबी से इस मिशन के साथ पाकिस्तान भी चांद पर पहुंचेगा। आज तक कोई देश कटोरा लेकर चांद पर नहीं पहुंचा है, लेकिन पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने यह कारनामा करके दिखा दिया है। पूरा मामला आपको समझाते हैं, आप समझिए। पाकिस्तान ने सबसे पहले हाथ फैलाकर चीन से फ्री में सैटेलाइट बनाने के लिए मदद मांगी। जब सैटेलाइट बन गया तो पाकिस्तान ने कटोरा रखकर सैटेलाइट को चांद की कक्षा में भेजने के लिए फिर मदद मांगी। फिर चीन ने अपने रॉकेट पर फ्री में पाकिस्तानी सैटेलाइट को ले जाने की इजाजत दे दी और इसके बाद पाकिस्तान ने इस सैटेलाइट से संपर्क करने के लिए चीन का ही कंट्रोल सेंटर भी इस्तेमाल करने की इजाजत मांगी। और इतनी कोशिशों के बाद अगर चीन का मून मिशन सफल हो गया तो पाकिस्तानी गर्व से कह पाएंगे कि उन्होंने अपने कटोरे से चांद को जीत लिया। दुनिया में कोई देश आज तक ऐसा नहीं कर पाया है। यह अपने आप में एक नए किस्म का रिकॉर्ड होगा। जिस मून मिशन से पाकिस्तान चांद पर पहुंचने का सपना देख रहा है, उसका टिकट उसे फ्री में जिनपिंग से मिला है। यानी चंद्रयान की बराबरी के लिए पाकिस्तान ने भीख मांगकर मून मिशन का टिकट जुगाड़ किया। पाकिस्तानी मिशन के प्रोजेक्ट डायरेक्टर की बातों का मतलब समझिए। रॉकेट चीन का, मुख्य मिशन भी चीन की स्पेस एजेंसी का। इसमें सैटेलाइट भेजने के लिए पाकिस्तान ने एक पैसे भी नहीं दिए, इसलिए चीन ने सिर्फ क्यूबसेट बनाने की इजाजत दी। ये छोटे साइज के सैटेलाइट होते हैं जिन्हें दुनिया भर में स्कूल और कॉलेज के स्टूडेंट्स बनाते हैं। हालांकि पाकिस्तान को ऐसा नन्हा सैटेलाइट बनाने में भी 77 साल लग गए। अगस्त 2023 में भारत चंद्रमा के साउथ पोल पर सफल लैंडिंग करने वाला पहला देश बन गया और भारत की कामयाबी देखकर पाकिस्तान ने भी कटोरा लेकर चांद पर जाने की तैयारी की है। हालांकि चांद पर जाने के लिए रॉकेट तैयार करना तो दूर, पाकिस्तान ढंग का सैटेलाइट भी तैयार नहीं कर पाया है। इसके लिए भी उसे चीन की शंघाई यूनिवर्सिटी से मदद मिली है। 3 मई को चीन का रॉकेट अंतरिक्ष में जाएगा। हालांकि पाकिस्तानी सैटेलाइट चांद पर नहीं उतरेगा, बल्कि चांद की कक्षा में ही रह जाएगा। पाकिस्तान ने अपने मून मिशन का नाम दिया है IQQ
और इसमें चंद्रमा की तस्वीरें खींचने के लिए 2 कैमरे लगे हैं। मतलब कि पूरे मून मिशन में पाकिस्तान का सिर्फ एक योगदान है कि उसने चीन में बने सैटेलाइट पर पाकिस्तान का झंडा और नाम लगा दिया। पाकिस्तान के पास 25 करोड़ लोगों को खिलाने के लिए खाना नहीं है। पाकिस्तान पंजाब में शादी समारोह में थालियों की चेकिंग कर रहा है। ये देखा जा रहा है कि सिर्फ एक डिश परोसने का सरकारी कानून ठीक से लागू हो रहा है या नहीं। पर दाने दाने को तरस रहा पाकिस्तान अब चांद पर सैटेलाइट भेजकर भारत से बराबरी करना चाहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और युद्ध में कई बार दुश्मन को हराने से ज्यादा महत्वपूर्ण होता है उसको कमजोर दिखाना, उसको चिढ़ाना। और रूस के राष्ट्रपति पुतिन इस रणनीति के माहिर खिलाड़ी माने जाते हैं। पुतिन ने मॉस्को की सड़कों पर हथियारों की एक परेड निकाली है। ये परेड अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन को चुभने वाली है। देखिए ये स्पेशल रिपोर्ट। मॉस्को की सड़कों पर हथियारों की नुमाइश हो रही है। आने जाने वाले रूसी नागरिक टैंकों, बख्तरबंद गाड़ियों की फोटो ले रहे हैं। बच्चे, बड़े सब बहुत ध्यान से युद्ध में इस्तेमाल हथियारों को देख रहे हैं। ये टैंक और तोप रूस के नहीं हैं। ये सभी रूस के दुश्मन पश्चिमी देशों के हथियार हैं, जिन्हें रूस की सेना ने यूक्रेन युद्ध में तबाह किया है। बर्बाद करने के बाद रूसी सेना ने इन्हें अपने कब्जे में ले लिया और अब उनकी प्रदर्शनी लगा दी गई है। रूस ने इन हथियारों के साथ बड़े बड़े फ्लैग भी लगा रखे हैं, जिन पर रूसी भाषा में लिखा है विजय। हथियारों पर पश्चिमी देशों के झंडे भी बने हुए हैं। यह अमेरिका का अब्राम्स टैंक है, जो अमेरिका ही नहीं दुनिया के सबसे ताकतवर टैंक्स में एक माना जाता है। अमेरिका ने इसे रूस के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए यूक्रेन को दिया था, लेकिन रूस ने अमेरिका के इस टैंक को कबाड़ बना दिया। ये जर्मनी का सबसे ताकतवर टैंक माना जाता है। नाम है लेपर्ड। अब ये लेपर्ड रूस की जंजीरों में है। बेकार पड़ चुके लेपर्ड टैंक को भी रूस ने नुमाइश में लगा दिया। यह फ्रांस का टैंक है, जिसे रूस यूक्रेन की युद्ध भूमि से उठाकर लाया है। रूस के धमाकों ने इस टैंक को शोपीस बना दिया है। यह स्वीडन का टैंक AMX 10RC है, जिसे यूक्रेन को दिया गया था ताकि रूस पर वो हमला कर सके, लेकिन रूस ने इसे किसी हमले लायक छोड़ा ही नहीं। जंग के मैदान में रूस ने यूक्रेन के सैकड़ों टैंकों को तबाह किया है। उनमें से कुछ टैंकों को रूसी सेना अपने साथ मॉस्को लेकर आई है। जी न्यूज़।